उत्तर प्रदेश को लेकर हमने कल अध्ययन करना प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन को लेकर विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इतिहास विषय वस्तु को हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें पाषाणकालीन स्थितियां हमने कल देख ली थी। आज हम जहां पर स्टार्ट करेंगे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग में आज का जो अपना टॉपिक है वो है पूर्व या ऋग्वैदिक काल की स्थिति। उत्तर प्रदेश में ऋग्वैदिक काल से संबंधित किस प्रकार के कह सकते हैं साक्ष्य देखने को मिलते हैं, किस प्रकार की एक व्यवस्था देखने को मिलती है, क्या योगदान है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, भारत का जो नामकरण की स्थितियाँ रही हैं उसको लेकर कई सारे नाम यहाँ पर अलग अलग वंशों से और उससे संबंधित राजधानियों से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुरुवंश की यहाँ पर जो वंश था वहाँ पर उनकी राजधानी हस्तिनापुर, जो कि इसका क्षेत्र रहा है। यदुवंश का मथुरा जो क्षेत्र है वो आपका यूपी से रिलेट करता है। गादी वंश का कन्नौज वाला जो एरिया है, वत्स वंश का कौशाम्बी और छात्र वंश का वाराणसी। ये जो साक्ष्य हैं, जो ऐतिहासिक जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि यूपी में कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उसके बाद की जो स्थितियां हमें दिखाई देती हैं, हमें यूपी से रिलेटेड स्थितियां आपको इसमें हैं कि आपको इतिहास यहाँ पर संपन्न रहा है यूपी का पहले से भी। और ये भारत के प्रथम सम्राट ययाति नहुष के पुत्र के 5 पुत्रों ने 5 राजवंशों की जो स्थापना की है, उनके आधार पे उनके क्षेत्र, उनके जहाँ पे वो शासन करते थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानियाँ बनाई, उसका यहाँ पे एक साहित्यिक स्रोतों के आधार पे हमें जानकारी मिलती है। कुछ कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ पर बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के लौह युगीन संस्कृति की। अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसके प्रमाण जो है यूपी के मिलते हैं, वो है अहिछन्न, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, काम्पिल स्थलों से आपको उत्तर वैदिक कालीन स्थल यहाँ पर यूपी में अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक कालीन कौन कौन से स्थल आपको इसमें दिखाई देते हैं, तो आप इन नामों का उल्लेख कर सकते हैं। प्राचीन काल में एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो गंगा का मैदानी इलाका है, ठीक है, गंगा का जो मैदानी इलाका है उसी को हम यहाँ पे ब्रह्मर्षि प्रदेश या मध्य देश के नाम से भी जानते हैं। मध्य देश को ही आधुनिक हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जो नाम है आज वर्तमान समय जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो पूर्व में यहाँ पर मध्य देश या ब्रह्मर्षि देश के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य देश कहते क्यों थे, तो यहाँ पर देखिए, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, नरेश, सूरसेन, चेदी, वंश, कुशनगर के मल्ल जो होते थे, इन सभी का जो एक महाजनपद था, जो महाजनपदी काल व्यवस्था थी, उनका एक केंद्र बिंदु आपका यहाँ पर आपको दिखाई देता है, जो कि उत्तर प्रदेश के और उसके क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर ये फैले हुए दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि कुरु राज्य का जो आधिपत्य है, ठीक है, कुरु राज्य का जो आधिपत्य है वो कहाँ कहाँ था, तो मेरठ दिल्ली तक तथा मेरठ दिल्ली और थानेश्वर तक का जो एरिया आता है वो आपका कुरु राज्य के अंतर्गत आता है, जिनकी राजधानी अश्वंतीदत्त है। उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो पांचाल सबसे अधिक विकसित रहा था। कौन सा राज्य सबसे विकसित है, तो पांचाल सबसे अधिक विकसित रहे। शतपथ ब्राह्मण, कौन से शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया। तो क्वेश्चन अभी कभी आता है कि शतपथ ब्राह्मण में किसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया, तो वो पांचाल हैं। राजधानी पांचाल की कौन सी थी, काम्पिल्य है। पांचालों का जो विस्तार है, पांचालों का जो विस्तार क्षेत्र रहा है वो आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में है, जो कि मोस्टली अगर हम देखें तो यूपी के ईस्टर्न साइड पे जो एरिया आता है वहां पर इनका क्षेत्र है, जो बिहार से लगता हुआ एरिया आपको दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कुरु पांचाल क्षेत्र में भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों की एक तपस्थली भी रही है। तो देखा जाए तो कुरु और पांचाल जो क्षेत्र हैं, काफी सारे ऐसे महर्षियों के केंद्र बिंदु रहे हैं जिन्होंने कह सकते हैं, जिनका नाम जो है आप देख सकते हैं काफी विशिष्ट रहे हैं। काफी सारी चीजों का इन्होंने, लेख पत्रों का, शास्त्रों का जिन्होंने निर्माण भी किया है। इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर व अतरंजी खेड़ा की खुदाई से हमें लौह धातुमल मिले। अतरंजी खेड़ा काफी फेमस है, कई सारे एग्जाम में अतरंजी खेड़ा को लेकर, प्राप्त हुए स्थलों को लेकर या साक्ष्यों को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातुमल तथा भट्टियां यहाँ पर मिली हैं, जिसमें लोहे को गलाकर इसमें विभिन्न प्रकार के औजारों को बनाने के निपुणता यहाँ पर दिखाई देती है। कि यहाँ पर जो साक्ष्य आपको मिलते हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के लोगों को लोहे को गलाकर नए प्रकार के औजारों को बनाने में एक कौशल युक्त या निपुणता इनको दिखाई देती है, स्पष्टता इनको प्राप्त रही है। इसके अतिरिक्त
काला लाल लेप युक्त चित्रित धूसर लाल मृदभांड में से लाल मृदभांडों के अवशेष पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मृदभांड आपको पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, तो ये आपको यहाँ पर स्पष्ट रखना है। पहली चीज तो लेप युक्त हैं, चित्रित हैं, धूसर आपको प्राप्त हुए हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर है कि चित्रित धूसर और लाल मृदभांड आपको इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन धुंधली है, ओके, नेट का मे भी आपको अभी आप बताएं थोड़ा सा, क्या अभी क्लियर है? जूम करने पर चीजें स्पष्ट हैं, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर काला मृदभांड जो है आपको काला लाल लेपयुक्त चित्रित धूसर मृदभांड है, जिसमें यूपी में जो आपको मृदभांड मिले हैं कौन से हैं? लाल मृदभांड आपको पूरे यूपी में आपको इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए महाजनपद काल है। कौन सा है? महाजनपद काल है। महाजनपद काल में अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद थे आपके उस समय, अलग अलग। जिस तरह से अभी हम देखें, अगर आपको उत्तर बोला जाता है कि भारत में कितने राज्य हैं तो आपको नाम बताते हैं, ठीक उसी तरीके से महाजनपद भी थे, जो 16 महाजनपद थे। और इसका जो उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, किसमें? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और उत्तर भारत के 16 में से यूपी में कितने थे, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। कितने थे? यूपी में आपके 8, उत्तर प्रदेश में आपको 16 में से 8 महाजनपद जो हैं वो आपके यूपी के पूरे क्षेत्र में स्थित हैं। अब देखें यहाँ पे यूपी में जो कौन कौन से यहाँ पर स्थित आपको दिखाई देते हैं, तो ये आपके नाम यहाँ पर 8 के 8 के हैं। ठीक है, एक मैप के थ्रू। तो थोड़ा सा हम इसे जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पांचाल है जो आपका एरिया है यूपी का। ठीक है, यूपी का ये देखिए, इस एरिया में आपको पांचाल यहाँ पर फैले हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपके कुरु का पूरा एरिया इसमें है। नदियाँ देखें तो भागीरथी है, जो आगे गंगा है, यमुना है, काली नदी यहाँ पर है, शारदा है, सरयू है, घाघरा जो नदियाँ हैं। तो इन्हीं के आसपास अगर हम देखें कि पूरा का पूरा जो एरिया है, इन्हीं के आसपास ये पूरे आपके पांचाल जो हैं या महाजनपद जो हैं वो आपको स्पष्टता आपको फैले हुए हैं या विकसित हुए हैं। तो 8 जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो पांचाल हैं, कुरु हैं, इसके बाद यहाँ पे देखिए तो सूरसेन हो गया, चेदी हो गए, वत्स हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए। इसके बाद कौशल हो गए, मल्ल हो गए और काशी हो गए। तो यहाँ पर आपके टोटल जो 8 हैं वो यूपी के आपके वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न कोने तक आपको हर एक क्षेत्र में पूरे के पूरे यूपी में 8 अलग अलग महाजनपद और यहाँ पर आपको विकसित हुए, जो कि ज़्यादातर देखें तो नदियों के आसपास या किनारों पर ही ये आपको विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। तो एक नदीगत सभ्यताओं की भी बात करते हैं, उसी के आसपास ये पूरी पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो महाजनपद काल की जो व्यवस्था रही है, ठीक है, उसके बारे में हम, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के जन्म के लगभग जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये 16 महाजनपद थे। अब यहाँ पे इन 16 में से 8 हमने देख लिया कि यूपी में हैं। बात करते हैं कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो अन्य धर्म थे उनका यूपी से कितना ताल्लुकात रहा है, कितना वहाँ पे मैटर करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूपी में आपको देखने को मिलती है, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं रही हैं। तो ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन कौन से धर्मों का? तो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का उदय हुआ। इस काल में महावीर, गौतम बुद्ध, मक्खलपुत्र, गोशाल तथा अन्य महान विचारकों ने जन्म लिया और यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। इसके बाद अगर हम देखें, ये उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद हैं, इनकी राजधानी और जो विस्तार क्षेत्र है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर देखिए यहाँ पे ये आपको महाजनपद की श्रेणी है, ये इनकी राजधानियां हैं और ये इनका विस्तार क्षेत्र है। तो सबसे पहले देखिए जो पांचाल था वो किस तरीके का था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। राजतंत्र का मतलब जहां पर राजा का शासन होता है। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था जहां राजा का शासन होता है। और यहाँ पे देखिए जो ये महाजनपद है इसकी जो राजधानी रही है वो अक्षत्र रही है, बरेली रही है। उसके बाद कांपिल्य, फर्रुखाबाद भी यहाँ पर ये परिवर्तित होती हुई आपको दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम देखें तो विस्तार जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ कितने क्षेत्रों में ये आपको दिखाई देता है, तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो पूरा एरिया आता है वो पांचाल के क्षेत्र के अंतर्गत आपको इसमें देखने को मिलता है।
दूसरा देखिए कुरु भी है, कैसा है, एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रणाली का अंग है। और यहां पर देखिए इनका जो एरिया है वो कौन सा है, इंद्रप्रस्थ, जिसे हम वर्तमान समय में दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का जो एरिया, वहां पे कुरु का राजवंश था, मतलब कुरु राजवंश वहां शासन करते थे। और देखा जाए तो दिल्ली के आसपास के कुछ एरिया जिसमें मेरठ और थानेश्वर का था, तो ये भी एरिया इसी के अंतर्गत आपको आते हैं। तीसरा देखिए यहां पे कौन सा है, वत्स। वत्स भी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। कौशांबी के यहाँ अर्थात जो इलाहाबाद का एरिया, जो कौशांबी इनकी राजधानी थी। और इसका जो एरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरा का पूरा इलाहाबाद के आसपास का पूरा जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आपको दिखाई देता है। इसके बाद चौथा आता है कौशल राजतंत्र, जो आपको साकेत के आसपास का एरिया है। अयोध्या साकेत जो इसकी राजधानी है अयोध्या, और मथुरा के आसपास के एरिया जहां पर आपको इसमें आपको दिखाई देते हैं। तो सूरसेन राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी जो मथुरा में फैला हुआ था, मथुरा इसकी राजधानी थी और मथुरा के आसपास का पूरा रीजन यहां पर सूरसेन का था। कोसलों की जो राजधानी थी वो साकेत थी, अयोध्या, और अयोध्या का पूरा जो रीजन इसमें आता है आपको वो इसके अंतर्गत आता है। श्रावस्ती वाला जो एरिया आता है अयोध्या श्रावस्ती, ये पूरा जो एरिया है वो कौशल के पास था। मल्ल जो कि एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद जो था वो गणतंत्रात्मक प्रणाली को यहां पर फॉलो करता था या लागू करता था, उसके तहत संचालित होता था। तो मल्ल जो थे वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अर्थात चुनी हुई सरकार के माध्यम से वहां पे शासन प्रणाली चलती थी। तो मल्ल जो थे वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फॉलो करते थे और राजधानी इनकी थी आपकी कुशीनगर, ठीक है। और जो एरिया जहां पर इनका शासन था, ठीक है, शासन किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो कुशीनगर और देवरिया के आसपास का पूरा रीजन किसके अंतर्गत था, मल्ल गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत था। सातवां जो महाजनपद था वो काशी था। अगेन से देखिए तो राजतंत्रात्मक एक प्रणाली को लिए हुए, राजधानी इनकी वाराणसी थी और वाराणसी का पूरा जो एरिया इसके अंतर्गत आता है उसके आसपास का वो इस यहाँ पर काशी महाजनपद फैला हुआ था। और लास्ट में जो आठवां है वो है चेदी राजवंश राजतंत्र, जिसकी सुक्तिमती बांदा का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, इसकी राजधानी रही। और बांदा का जो टोटल एरिया आपको देखेंगे वो आपको महाजनपद में 8वें महाजनपद चेदी का वहां पे शासन था। तो इस तरीके से 8 महाजनपद हमने देखिए, पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी। इसमें सिर्फ एक गणतंत्रात्मक प्रणाली रही है, कौन सी, मल्ल रही है। और इनकी राजधानियां हमने देख ली और साथ ही साथ यहां पर इनका विस्तार क्षेत्र देख लिया। इसके बाद देखिए जैन धर्म को लेकर कुछ चीजें जो फैक्ट हैं जो यूपी से रिलेटेड करती हैं। सबसे पहली चीज की जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था, कहां हुआ था, वाराणसी में। पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था, वाराणसी में, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इसी तरीके से जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर रहे महावीर स्वामी, उनका जो जन्म हुआ वो कहां हुआ था, वैशाली, जो कि आपका बिहार में हुआ। इसके साथ साथ जैन धर्म के अनुयायियों की जो संख्या रही वो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रही। इसको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के सबसे ज्यादा जो अनुयायी थे वो उत्तर प्रदेश में थे। महावीर से पहले ही पार्श्वनाथ, संभरनाथ, चंद्रप्रभा जैसे अनेक प्रसिद्ध तीर्थंकर ने इस प्रदेश में जन्म लेकर कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति की। साथ ही कुषाण काल में मथुरा जो जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र बना, तो कुषाणकालीन जैन धर्म का समृद्ध केंद्र कौन सा था, यूपी का मथुरा, ठीक है। तो मथुरा यहां पर जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र बना। इसके अतिरिक्त मथुरा में ही एक चीज पाई गई है, कंकाली एक टीला पाया गया। कैसा, एक कंकाली टीला पाया गया जिसमें काफी सारे जो भग्नावशेष हैं वो वहां पर प्राप्त हुए हैं, जो ये दिखाता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में किसी समय एक बहुत ही भव्य जैन स्तूप की जानकारी देता है। अर्थात कि मथुरा में कभी अभी तो नष्ट हो चुका है, तो जो खंडहर आपका बचा हुए हैं, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि मथुरा में काफी जो पहले, क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया गया कुषाण काल में जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र रहा, तो उसी समय हो सकता है बनाया गया एक आपका स्तूप भी आपको यहाँ पर एक भग्नावशेष उसके प्राप्त होते हैं। मध्य युग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्म स्थल आज भी देवगढ़ और चंदेरी में आपको सुरक्षित दिखाई देते हैं। तो यहां पर मध्ययुगीन जैन धर्म कहां कहां से साक्ष्य अभी भी मिलते हैं, तो चंदेरी और दूसरा कौन सा है, देवगढ़, यहां पर आपको मिल जाते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित यहां पर हमने कुछ फैक्ट चीजें आपको मैंने बता दी। इसके बाद प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकर ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ तथा अनंतनाथ का जन्मस्थल अयोध्या में हुआ है। कितने, 5 का सिर्फ जन्म अयोध्या में हुआ है, 5 का। कौन कौन से, एक बार और देख लीजिए।
ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ का जन्मस्थल अयोध्या रहा है। इसके अतिरिक्त इनके 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मस्थल काशी यानी वाराणसी रहा है। कौशांबी जिले ग्राम पमोशा में छह यहाँ पर तीर्थंकर, छठे जो तीर्थंकर भगवान पद्मप्रभ से संबंधित रहे हैं। और श्रावस्ती जो कि इनके तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ के लिए विख्यात है, जिनका सोमनाथ मंदिर से यहाँ पर संबंधित एक आपको स्थल भी दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त एक और फैक्ट है कि देवगढ़ जो है देवताओं के किले के रूप में विख्यात है। किस किले के रूप में? देवताओं के किले के रूप में। और यहाँ पर प्राचीन जैन मूर्तियां, शिल्पकला भी यहाँ पर आपको दिखाई देती है और इसी के कारण ये काफी सुप्रसिद्ध स्थल के तौर पर देवगढ़ को हम जानते हैं। तो देवगढ़ में प्राचीन जैन मूर्तियां भी आपको देखने को मिलती हैं। महोबा के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे महोबा में गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को यहां पर बनाया गया है। ठीक है, तो महोबा के गोखर पहाड़ में जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों की यहां पर चट्टानों को काटकर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इनको ध्यान रखना, ये फैक्ट ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगला है कांकड़ी। कौन सा है? कांकड़ी देवरिया में जो 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ, किसके? सुविधिनाथ पुष्पदंत जिनको भी कहते हैं, का निवास स्थल है। तो कांकड़ी देवरिया में सुविधिनाथ जो इनके 9वें तीर्थंकर हैं, उनका आपका निवास स्थल है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल का जन्म श्रावस्ती के निकट श्रावण में हुआ था। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल और इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती के निकट आप कह सकते श्रावण में हुआ। तो ये तो जैन धर्म के बारे में हमने देख लिया, आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीजों को हमने यहां पर देख लिया है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 536 ईसा पूर्व शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ और नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर। लेकिन यहां पर देखा तो गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो कपिलवस्तु के राजा थे, जो वर्तमान समय में सिद्धार्थनगर जनपद में अवस्थित है। साथ ही इनकी जो माता रही बुद्ध की माता माया देवी, जो रामग्राम, कौन सी? रामग्राम गोरखपुर के कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो यहाँ पर ये भी इनकी माता जो थी वो एक गणराज्य, जो कोलीय गणराज्य था वहां से संबंधित थे, और पिता जो थे वो आपके कपिलवस्तु यानी वर्तमान समय के सिद्धार्थनगर से संबंधित हैं। और यहाँ पर देखें तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो अपना पहला उपदेश दिया वो कहां दिया था? ये फैक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, सारनाथ, क्योंकि वो यूपी में पड़ता है। तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश सारनाथ यहां पर दिया, और सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से हम जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो किस नाम से हम जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन को किसे कहते हैं? यह भी पूछा जाता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन की परिघटना किस चीज से संबंधित है। तो यहां पर बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो पहला उद्देश्य दिया उसी संबंधित है धर्मचक्र प्रवर्तन। और कहां दिया था? तो सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है? तो यूपी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक जो उपदेश दिए, ठीक है, सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो सर्वाधिक उपदेश आपको श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने दिए हैं। तीसरा जो फैक्ट यहां से संबंधित है, गौतम बुद्ध का महानिर्वाण कब हुआ? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में यहां पर आपको देखने को मिलता है। 483 ईस्वी में यहां पर आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको कुशीनगर 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में यहां पर इनको मतलब मृत्यु हो जाती है, जिसे महानिर्वाण की घटना यहां पर आपको कहा गया है। चलिए, बुद्ध काल से ही संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में जो कपिलवस्तु के कौन? शाक्य सुमसुमार पर्व अर्थात जिसे हम चुनार कहते हैं, के भगकेलपुत्र के कालाम रामग्राम के कोली कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल तथा पिप्पलीवन में मोरिय 7 मुख्य गणराज्य आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो 7 मुख्य गणराज्य की स्थिति आपको भी यहां पर बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्व जो चुनार है, भगकेलपुत्र के कालाम रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिंपलीवल में मोरी, ये सभी के सभी क्या हैं? 7 मुख्य गणराज्य के रूप में यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं विष्णु, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वाराय, दुर्गा, लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां आपको कहां से मिलती हैं?
मथुरा से यहाँ पर आपको इन सारी की सारी प्राचीन मूर्तियां भी आपको, अर्थात कि जैन और बौद्ध धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी चीजें आपको इस काल में देखने को मिलती हैं, जिसमें काफी सारी भगवानों की यहाँ पर मूर्तियों को आपको इसमें स्पष्ट रूप से इसकी कह सकते हैं कि जानकारी देती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में मथुरा जनपद के शोक नामक स्थान पर उत्खनन से कुषाण कालीन मंदिर मिलता है। कुषाण कालीन मंदिर कहां मिलता है? मथुरा जनपद के शोक नामक स्थान से आपको यह मंदिर भी आपको मिलता हुआ यहां पर दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर हमने देखी, जैन बौद्ध से संबंधित यूपी से रिलेटेड फैक्ट। अब यहां पर वैसे तो जैन और बौद्ध बहुत बड़े टॉपिक हैं, बाकी सारी चीजें, लेकिन हमें यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश से संबंधित यहां पर यूपी स्पेशल के फैक्चुअल चीजों को। इसके बाद जब टॉपिक खत्म करेंगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आपके मेंस जो टॉपिक रहेंगे फिर उसको देखेंगे। तो पहले फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं यूपी से रिलेटेड। इसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य शुरू होता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित यहां पर मौर्य साम्राज्य में क्या है, क्या क्या चीजें आपको इसमें दिखाई देती हैं? तो मगध राज्य व मौर्य साम्राज्य के मध्य प्रदेश में हर्यक वंश, मध्य प्रदेश में आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का शासन रहा। मगध राज्य का जो संस्थापक था, जो बिंबिसार था, वो यहां पर आपको दिखाई देता है, और नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। तो मगध का संस्थापक बिंबिसार और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है, उसने लगभग आधे उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। कितने? लगभग आधे उत्तर प्रदेश पर अजातशत्रु ने अधिकार कर लिया। और महापद्मनंद के शासन काल में यूनानी शासक जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था। फिर इसके बाद एक जो जिनका नाम, जो मौर्य वंश जिनके नाम से आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जो कैसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य, तीन नाम आपको अलग अलग नाम इनके देखने और सुनने को मिलते हैं। इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया कि नंद वंश को यहां पर समाप्त किया, या उनके अंतिम जो राजा थे घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की यहां पर इन्होंने नींव डाली। इसके बाद देखें तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। मगध में मौर्य वंश जो होता है ईसा पूर्व 322 में स्थापित हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो उनके पुत्र हुए बिंदुसार, उनके उसके बाद अशोक ने मगध साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठे। तो एक मौर्य काल का जो शासन प्रक्रिया रही, जो आपका पूरा एक वंशावली देखने को मिलती है। तो जो राजा रहे वो काफी कह सकते हैं आपके शक्तिशाली राजा हुए, और उन्होंने लगातार कई वर्षों तक शासन किया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी में यहां पर कलिंग में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। कब प्राप्त की? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर यहां पर विजय प्राप्त की। अशोक ने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में ब्राह्मण धर्म को अपनाया। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो अशोक बौद्ध नहीं था, क्या था? ब्राह्मण धर्म को उसने अपना रखा था। लेकिन आगे चल के जो कलिंग पर यहां पर विजय प्राप्त होती है और वहां पर जो नरसंहार होता है, उसके बाद यहां पर इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य उसके पुत्र बिंदुसार पौत्र अशोक के शासनकाल में सुख और शांति का यहाँ पे अनुभव करता है। चीजें अच्छी व्यवस्थित थी, शासन प्रक्रिया अच्छी थी, आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, और कह सकते हैं कि चीजें राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वहां पर काफी सुरुचिपूर्ण थी, गुप्तचर व्यवस्था काफी अच्छी थी, सुरक्षा के चाक चौबंद थे। तो इस तरीके से कहा जाए तो मौर्य काल को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो प्रक्रियागत स्थितियां रही, शासन व्यवस्था रही, क्षेत्र था, वो काफी सुख शांति से यहाँ पर आपको देखा गया। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान जो भी घोषणाएं इत्यादि की, जो भी उल्लेख किए, वहां पर उसके लिए उसने स्तंभ शिलालेखों का वहां पर उसने सहारा लिया और इसको कई अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में भी उसने ये कुछ स्तंभ और शिलालेखों को यहां पर लगवाया, जिसमें सारनाथ, मेरठ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, कालपी, सकिंसा, बस्ती, मिर्जापुर इत्यादि स्थानों पर इसके स्तंभ और शिलालेख आपको देखने को मिलते हैं। इनको ध्यान रखना है कि उत्तर में स्तंभ और शिलालेख कहां कहां से आपको अशोक के मिलते हैं। तो ये सारे क्षेत्रों के नाम ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, सारनाथ, मेरठ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, कालपी, सकिंसा, बस्ती और मिर्जापुर। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, टोपरा और मेरठ में जो स्तंभ लेख थे, टोपरा और मेरठ में आपके जो स्तंभ लेख थे, जब फिरोज तुगलक जब शासनकाल संभालता है तो अपने शासनकाल में फिरोज तुगलक ने दिल्ली में एवं कौशाम्बी में स्तंभ लेख को यहां पर मंगा लिया था और अकबर के द्वारा प्रयाग के किले में इसे आगे चलकर लगवा दिया गया। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख फिरोज तुगलक के द्वारा और दिल्ली में लगवाया गया, वहीं कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर के द्वारा प्रयाग में यहां पर प्रयाग के किले में लगवाए गए। तो
इस तरीके से जो अशोक कालीन स्तंभ और शिलालेख थे उसको आगे चलकर यहाँ पर फिरोज तुगलक और अकबर के द्वारा अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद शुंग काल में, शुंग काल के राज्य में आपको संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान होते हुए देखा जाता है, क्योंकि शुंगकालीन जो व्यवस्था थी उन्होंने ब्राह्मण धर्म को यहाँ पर कह सकते हैं राज्य सुरक्षा प्रदान की, राज्य का आश्रय प्रदान किया, और उसके कारण आपको ब्राह्मण धर्म काफी फलते फूलते हुए आपको दिखाई देता है। इसके बाद शुंग वंश की जो नींव थी वो कर्ण वंश की शासन सत्ता ने अपना आधिपत्य उसके बाद जमा लिया, और अंतिम जो शुंगवंशी जो शासक थे वो देवभूत को यहाँ पर हत्या करके उसके मंत्री जो थी कर्णवंशी वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कर्णवंश की यहाँ पर स्थापना की, और कर्णवंश के 4 शासकों ने कुल मिलाकर 43 वर्षों तक यहाँ पर आपका शासन किया। आगे चलकर फिर यहाँ पर शक वंशों का उद्भव होता है, और जो शक वंश थे ये मूल रूप से देखा जाए तो शक लोग मौलिक रूप से मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? शक जो थे वो मध्य एशिया के थे, और ये किस प्रकार की एक प्रजाति थी? तो एक बर्बर और खानाबदोश। बर्बर अर्थात कि काफी क्रूर थे, और खानाबदोश एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ पर आते जाते रहते थे, ज्यादा लंबे समय तक एक जगह पर टिकते नहीं थे। शकों का जो भारत में प्रवेश हुआ वो ईरान से होते हुए इंटर ये करते हैं और यवन सत्ता को समाप्त करते हैं, और उसके बाद एक बड़े भूभाग पर भारत के अधिकार करते हैं। शकों के द्वारा ही कुछ अलग जो विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे कि तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी इत्यादि स्थानों को यहां पर स्थापित किया इन्होंने। अशोक के दृष्टिकोण से सभी जीवधारी यहां पर समान थे, और अशोक के द्वारा सारनाथ वाराणसी में निर्मित स्तंभ लेख में सिंहों की आकृति बनी हुई दिखाई देती है, जो स्वतंत्र भारत सरकार ने उसे अपना राज्य चिन्ह भी बनाया है। जो आप देखते हैं स्तंभ चिन्ह, जो आपका शेर है, जो मूलतः 4 हैं, जो लेकिन फ्रंट से आपको 3 दिखाई देते हैं, वहां पर अशोक चिन्ह जो है वो भारत सरकार के द्वारा अपना राज्य चिन्ह बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सारनाथ वाराणसी में एक धर्मराज का स्तूप का निर्माण यहां पर अशोक के द्वारा कराया गया। तो धर्मराज का स्तूप वाराणसी में है, सारनाथ में है बेसिकली, और इसका निर्माण आपका अशोक के द्वारा कराया गया। साथ ही अशोक के समय पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण चुनार या मिर्जापुर के बलुए पत्थर से किया गया है। किस पत्थर से किया गया है? बलुए पत्थर से किया गया है, जो पाषाण कलाकृतियां और लेखों का निर्माण किया गया है, और बनाया कहाँ गया है? चुनार, मिर्जापुर में। इसी तरीके से अशोक महान के द्वारा ही यहाँ पर नैतिक उत्थान वाली आचार संहिता धम्म के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। तो नैतिक आचरण को लेकर लिखी गई यहाँ पर एक धन्य संहिता जो है वो अशोक के कार्यकाल में आपको देखने को मिलती है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त रहे, और प्रदेश के अयोध्या से शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव का एक शिलालेख प्राप्त हुआ। धनदेव का एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें उसका ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। तो आगे चल के एक चीज यहाँ पे स्पष्ट होती है, जो पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल थे वो स्पष्ट करते हैं कि जो शुंग वंश का शासन काल था वो ब्राह्मणों के लिए एक बढ़िया था, और धनदेव खुद भी एक ब्राह्मण धर्म का यहाँ पर अनुयायी रहा। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ भी आपको संपन्न करवाए इस काल के दौरान। चलिए यहाँ पर कुछ शिलालेखों के बारे में आपको हम बता देते हैं, कौन कौन से शिलालेख हैं, यूपी से रिलेटेड हैं, कहाँ कहाँ हैं, और यहाँ पर आपको कौन सी चीजें इसमें आपको दिखाई देती हैं जो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहला है अयोध्या शिलालेख। कौन सा है? अयोध्या शिलालेख। इस शिलालेख में अयोध्या में प्रथम ईस्वी में हुए पुष्यमित्र शुंग के वंशज सम्राट धनदेव का पारिवारिक विवरण दिया हुआ है। तो किसका विवरण दिया गया है? तो सम्राट जो हैं आपके पुष्यमित्र शुंग के वंशज जो हैं धनदेव का यहाँ पे पारिवारिक विवरण अयोध्या के शिलालेख में मिलता है, जो स्थित अयोध्या में है। दूसरा है अहरौरा शिलालेख। अहरौरा शिलालेख सबसे छोटा या छोटा सा, ये शिलालेख छोटा शिलालेख है, और मिर्जापुर के अहरौरा ग्राम में यहां पर आपको स्पष्ट इसमें दिखाई देता है, वहां पे अवस्थित है। शिवलिंग शिलालेख रेह ग्राम से प्राप्त हुआ। यह शिलालेख जो है शिवलिंग यहाँ पर इसमें शिवलिंग पर यह अंकित है, और जिसमें की 4 पंक्तियां ही यहाँ पर सुरक्षित बची हुई हैं। सारनाथ स्तंभ लेख सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। यह स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह को इसी के सिर से यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद प्रयाग दुर्ग स्तंभ लेख, इसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। इस पर समुद्रगुप्त हरिशेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति है, जो भारत विजय की उसके बारे में पूरी वहां पे जानकारी दी गई है। अकबर ने इस स्तंभ को पुनः किले में वापस फिर से लगवाया था। इसके बाद है कौशाम्बी शिलालेख। इस शिलालेख में सम्राट अशोक की रानी तिष्य रक्षिता का लेख यहाँ पर उल्लेखित है। तो तिष्य रक्षिता का जो लेख है वहां पर कौशाम्बी के शिलालेख में है, जो सम्राट अशोक की रानी रही हैं।
इसके बाद कनिष्क के स्तंभ लेख व मथुरा अभिलेख के बारे में यहां पर देखिए तो प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण के विवरण जो ब्राह्मी लिपि में आपके उद्धृत हैं, ठीक है। तो पहली चीज कि यहाँ पे कनिष्क के स्तंभ लेख और मथुरा अभिलेख जो हैं वो किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में हैं, प्रथम शताब्दी के हैं और अंतिम चरण के हैं। इसके बाद मेरठ स्तंभ लेख है। मेरठ स्तंभ लेख देखिए इस पर 7 लेख हैं, ठीक है, 7 लेख हैं, तब के हैं 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर इसे मंगा करके मेरठ से वहां पर दिल्ली ले जाया गया और वहां पर लगवा दिया गया। इसके बाद पिपरहवा का धातु लेख है जो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है और यहाँ पर इसके पिपरहवा ग्राम में कलश पर अंकित इस लेख में आप सिद्ध हुआ कि प्राचीन कपिलवस्तु ही पिपरहवा थी। तो यहाँ पर जो कपिलवस्तु थी वो पिपरहवा के बारे में वहां पर जानकारी आपको मिल जाती है। सिद्धार्थनगर जिले में फिलहाल ये स्थित है। इसके बाद सोह गौरा कांस्य लेख जो गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ। इसे कांस्य लेख में मौर्य काल में अकाल से सामना करने हेतु संग्रहित अनाज भंडारों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जिसमें इस लेख का निर्माण गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने किया था और यहाँ पर उनके पिता जो कुमार गुप्त की स्मृति में यहाँ पर ये करवाया गया था। तो जो स्तंभ लेख, शिला लेख, कांस्य लेख, धातु लेख यूपी में है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देख लिए। तो अयोध्या, अहरौरा, शिवलिंग, सारनाथ, प्रयाग, तो यहां पर देखा जाए प्रयाग हो गया, दुर्ग स्तंभ लेख है, कौशाम्बी शिला लेख है, कनिष्क के स्तंभ लेख मथुरा अभिलेख है, मेरठ है, पिपरहवा है, सोहगौरा है, स्तंभगत है। ये सारे के सारे शिलालेख आपको उत्तर प्रदेश कांस्य लेख, धातु लेख, अभिलेख सारे के सारे आपको यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में आपको मिलते हैं। इसके बाद आता है शुंग वंश की स्थापना जो कब हुई? 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके की गई और शुंग वंश की स्थापना की गई। शुंग वंश ने जो अपनी राजधानी बनाई वो पाटलिपुत्र को बनाई, पाटलिपुत्र की जो है विदिशा को बनाया। आगे चलकर अयोध्या से मिले हुए शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इस यज्ञ के जो पुरोहित थे वो महाभाष्य कृत के रचनाकार पातंजलि थे। तो महाभाष्य की जो रचना है वो किसने की है? पातंजलि ने की है और उन्होंने ही ये दोनों ही अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर कराए। साथ ही एक चीज और यहाँ पर जो कई बार क्वेश्चनेबल होता है कि महाकवि जो कालिदास की रचनाकृति मालविकाग्नि मित्रम में पुष्यमित्र शुंग के दोनों यज्ञों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पर दी गई है। मोर यानी कि मथुरा से मिले ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख में मथुरा शाखा के प्रथम क्षत्रप राजयूप का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो फैक्चुअलिटीज कहती हैं कि यहाँ पर आपका शुंग वंश की स्थापना से लेकर उसके शासनकाल, अश्वमेध यज्ञ, पुरोहित महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि की जानकारी, मालविकाग्नि मित्रम की रचना कालिदास के द्वारा और अश्वमेध की वहां पर उसकी पुष्टि किया जाना और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए मथुरा के लेखों और वहां पर मथुरा शाखा के राजूप का उल्लेख, ये सारा का सारा जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको शुंग वंश से यहाँ पर रिलेट करते हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगला है यहाँ पर कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में जो जानकारी आपको इसमें दिखाई देती है जो खासकर यूपी से रिलेट आपको है या थोड़ी बहुत आपका कैसा कुषाण वंश रहा, किस तरीके की उनकी शासन व्यवस्था रही, राजा उनके कौन कौन से रहे, तो वहां पर थोड़ा बहुत जानकारी इसमें भी देख लेते हैं। देखिए कुषाण एक यूची जाति के कबीले, कैसे? यूची जाति के कबीलों के 5 कुलों में से एक थे। तो 5 कुलों में से एक आपके कुषाण युद्ध थे और भारत में कुषाणों के कड़फिशस व कनिष्क 2 राजवंश थे। कड़फिशस राजवंश की स्थापना कुजुल कड़फिशस प्रथम ने की थी। कुजुल कड़फिशस ने कुषाण वंश का प्रथम शासक यहाँ पर था और कड़फिशस द्वितीय ने बड़ी संख्या में यहाँ स्वर्ण मुद्राएं भी आपको जारी की। तो बड़ी स्वर्ण मुद्राएं जारी करने को लेकर कई बार क्वेश्चन आता है, बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कौन सा वंश था? तो कुषाण वंश के द्वारा यहाँ पर बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं आपको जारी की गई। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो किम कड़फिशस थे वो सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां यहां पर आपको बनी हुई दिखाई देती हैं जो मथुरा से मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मथुरा से मिले हुए कुषाणकालीन सिक्कों में किसकी मूर्तियां, किसकी आपके आकृतियां मिलती हैं? तो शिव, नंदी और त्रिशूल की यहां पर आकृतियां मिलती हैं। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहां पर शिव, नंदी और त्रिशूल संबंधी आकृतियों से संबंधी जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा जारी किए और किस काल में जारी किए गए? तो किम कड़फिशस के द्वारा यहाँ पर कुषाण काल में ये जारी किए गए।
इसके बाद कनिष्क ने 78 ईस्वी से शक संवत को यहाँ पर प्रारंभ किया और इस समय भारत सरकार के द्वारा जिसे प्रयोग में लाया जाता है। तो शक संवत जो है वो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जो 78 ईस्वी में आपको प्रारंभ किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे कुषाण काल की स्वर्ण मुद्राएं मुख्यतः सिंधु के पश्चिम में पाई गई हैं। जो सिंधु नदी है उसके पश्चिम में यहाँ पे कुषाणकालीन मुद्राएं पाई गई हैं। साथ ही इसके जो अभिलेख हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं कुषाणकालीन अभिलेख, तो आपके मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, इन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो आपके कुषाणकालीन जो अभिलेख आपको यहाँ पर हैं वो आपको इसमें दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कनिष्क की जो राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी जिसे वर्तमान में आप पेशावर के नाम से जानते हैं, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, उसको पहले क्या कहते थे? पुरुषपुर। तो पुरुषपुर का नाम पेशावर कर दिया गया है और इसके राज्य के अंतर्गत जो गांधार है, कश्मीर है, सिंधु और गंगा नदी की जो घाटी है, वो सारा जो क्षेत्र आता है वो कनिष्क के एरियाज के अंतर्गत आता है, उसके शासन के अंतर्गत आता है। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुविष्क ने राष्ट्र शासक का मतलब कि शासन संभाला वहां पर, और उसके बाद उसके पुत्र वासुदेव ने राजगद्दी पर बैठे। तो शासन प्रक्रिया एक के बाद एक यहां पर चलती रहती है। इसके बाद देखिए मथुरा, जो भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। तो पहला यहां पर पुरुषपुर और दूसरा कौन सी थी? मथुरा। मथुरा यहां पर कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी, इसे ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है जो यूपी से रिलेट आपको करता हुआ दिखाई देता है। तो मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी बनी। मथुरा से कुषाण कालीन के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां, ये सारी चीजें आपको मथुरा से मिलती हैं जो कि कुषाण काल की हैं। सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां। साथ ही वासुदेव के समय में कुषाण साम्राज्य पृथक होकर सीमांत राज्यों में विभक्त हो गया और ईसा के बाद तीसरी सदी आते आते मध्य से कुषाण वंश का अस्तित्व आपका समाप्त हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे ईसा के बाद आपकी तीसरी सदी के बाद आपको धीरे धीरे आपका कुषाण वंश समाप्त हो गया और नए वंश के रूप में वहां पर नए वंशों की वहां पर स्थापना हुई। जैसे आगे चलकर गुप्त वंश यहाँ पर कुषाण साम्राज्य की समाप्ति के पश्चात यहाँ पर गुप्त वंश शासन करता है। गुप्त वंश के बारे में देखिए, यहाँ पर जब कुषाण वंश या साम्राज्य की आपकी समाप्ति होती है तो एक की समाप्ति और दूसरे का उदय, ऐतिहासिक घटनाक्रम अगर हम पढ़ें तो यही हुआ है। एक साम्राज्य समाप्त होता है और उसकी जगह दूसरा साम्राज्य आता है, और ये तभी होता है जब कि जो पिछला साम्राज्य रहा उसका जो अंतिम जो शासक रहते हैं, अंतिम एक दो शासक, वो जब भी कमजोर पड़ते हैं तो वहां पर नए जो शक्तिशाली लोगों का या राज्यों का या शासकों का उदय होता है और उनको नष्ट करके वो अपने शासन को स्थापित करते हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रम में इसी कड़ी में गुप्त वंश आते हैं। जब कुषाण साम्राज्य की कमजोर स्थिति होती है और वो समाप्त होते हैं तो उनकी जगह पर ये गुप्त साम्राज्य का यहाँ पर उदय हो जाता है और मगध में गुप्त राजवंश की स्थापना हुई 275 ईस्वी में और श्रीगुप्त के द्वारा यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना की गई। गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वो घटोत्कच को कहा जाता है और घटोत्कच के बाद उसका जो पुत्र हुआ जिसे हम चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से भी जानते हैं, मगध का शासक बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 में गुप्त संवत का यहाँ पे प्रवर्तन किया और आगे चल के चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसके जो पुत्र बने समुद्रगुप्त ने मगध की शासन सत्ता संभाली और इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को ही भारत का हम नेपोलियन कहते हैं और इनका जो कह सकते हैं समुद्रगुप्त के समय अगर हम देखें जो साम्राज्य का जो विस्तार था तो समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख किया। उनके एक ये भी कहना है कि यह एक ब्राह्मण धर्मानुयायी होता थे। कौन? गुप्त। गुप्त वंश में जो आपके समुद्रगुप्त थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होते थे, सहिष्णु थे, कहने का मतलब कि सभी अन्य चीजों को वहां पे समान रूप से देखते थे। भरहुत जो कि सतना में है, ठीक है, भरहुत में यहाँ पर एक स्तूप का भी निर्माण कराया गया और शुंगकालीन साम्राज्य की जो सीमा थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के तुल्य थी। तो अर्थात एक बड़े साम्राज्य की यहाँ पर इन्होंने स्थापना की और इस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान इनके द्वारा किया गया। तो एक तरीके से अगर पूछा जाए कि यहाँ पर गुप्त वंश के शासन काल में तो किस तरीके से या किस लिए महत्वपूर्ण रहा, कौन सी चीजें यहाँ पर आपको बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है गुप्त काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है।
तो ऐसी मेंस के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनते हैं। तो मेंस के इस क्वेश्चन में फिर आपको ये सारे आधारों का उल्लेख करना पड़ेगा कि जिस तरीके से संस्कृत भाषा का स्थापित कला में किन-किन चीज़ों का निर्माण हुआ, ब्राह्मण धर्म को लेकर क्या किया गया, किस तरह की अन्य चीज़ें वहाँ पर उनके द्वारा की गई, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ये सारी चीज़ों का आप इसका उल्लेख करेंगे और उसका ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि क्यों यहाँ पर गुप्त वंश को एक स्वर्णिम काल के रूप में यहाँ पर बोला जाता है या कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर इसके बाद देखिए जो शुंग वंश था, कालांतर में जो शुंग राजवंश की जो नींव का वो कर्ण वंश की संस्थापना के बाद स्थापित होती है। उसके बाद आर्य वंश का प्रथम राजा था वसुदेव था और उत्तर भारत में इस वंश का शासन सिर्फ 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक रहा। तो यहाँ पर उसी शासन काल के दौरान अलग से कुछ चीजें आपकी चलती रही। अब देखिए यहाँ पर शुंग वंश की समाप्ति होती है और उसके बाद की जो स्थिति आपको देखने को मिलती है, हिंद यवन इंडो ग्रीक की स्थितियां। यहाँ पर देखिए जो साम्राज्य था, हिंद इंडो ग्रीक जो किंगडम था, ये पूरा का रीजन आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यूपी का ये जो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है, मथुरा का जो एरिया यहाँ पर देखिए आपको इसमें स्पष्ट रूप से इसमें आपको यहाँ तक फैले हुए दिखाई देती हैं, पाटलिपुत्र जैसी घटना तक, यहाँ तक यूपी बिहार तक आपको इंडो ग्रीक किंगडम की आपको स्थिति बड़े स्तर पर फैली हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण उन यूनानियों ने किया जिसे हम हिंद यवन के नाम से आते हैं। तो पहला यूनानी जो आक्रमण रहा वो कौन सा था? हिंद यवन आक्रमण को कहा जाता है। इन्होंने किया कब? तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये देखिए, ये आपका पश्चिम और ये उत्तर, तो पश्चिमोत्तर प्रांत को बड़े हिस्से पर यहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और इसके बाद लेकिन जब गंगा घाटी क्षेत्र में शुंगों से ये पराजित हुआ, तो शुंग वंश जो था उनके द्वारा हिंद यवन जो आक्रमणकारी थे, गंगा घाटी के आसपास के रीजन में इन्होंने इनको पराजित कर देते हैं। आगे चलकर यह पराजित होने के कारण इस क्षेत्र पर उनका कब्जा नहीं हो पाता है। शुंग एवं कर्ण वंश की समाप्ति के बाद ये आगे बढ़ पाए और पतंजलि के महाभाष्य पता चलता है कि यवनों ने साकेत को घेर लिया था। किसको? साकेत के पूरे क्षेत्र को इनके द्वारा घेर लिया जाता है और गंगा की घाटी में बहुत आगे तक ही आगे बढ़ जाते हैं। तो जब शुंग और कर्ण वंश जैसी चीजें समाप्त होती हैं, जो शक्तिशाली राजवंश थे वो समाप्त होते हैं, तो उनके बाद फिर ये धीरे धीरे आगे अपने क्षेत्रों का, अपने राज्य का यह प्रसार करना शुरू कर देते हैं। इनका एक शासक था इंडो यवन, जो शासक था मेनांडर। कौन? मेनांडर। मेनांडर नाम यहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे प्रसिद्ध था, सर्वाधिक कहते हैं बेहतरीन आपको अच्छे शासक के तौर पर। इसका जो साम्राज्य था वो कहां से कहां तक फैला था? झेलम नदी से लेकर के मथुरा तक का पूरा साम्राज्य यहाँ पर मेनांडर के कार्यकाल में हिंद यूनानी का फैला हुआ दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर श्यालकोट और उसकी राजधानी, यहाँ पर उसकी जो राजधानी थी वो शाकल यानी कि श्यालकोट थी। साथ ही यवन साम्राज्य की स्थापना से जहां यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने भी कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि के विषय में यूनानी संस्कृत से बहुत कुछ सीखा है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हिंद यूनानी या आपका जो शासन रहा है, इंडो यवन और भारतीय संस्कृत एक दूसरे को किस तरीके से या सकारात्मक तौर पे भी प्रभावित करती हैं, तो इसका समीक्षा कीजिए। ठीक है, अर्थात भारतीय संस्कृति और इंडो यवन संस्कृति एक दूसरे को किस तरह सकारात्मक तौर पर प्रभावित करती हैं, इसको लिखिए। तो यहाँ पर फिर आपको इसकी जानकारी लिखनी चाहिए कि किस तरीके से हमने यवन जो थे, इंडो यवन थे, उनसे हमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त हुई। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कला, तो कौन सी कलाओं को हमने सीखा है, विज्ञान के स्तर पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, मुद्राओं के अंकन या टंकण या अन्य कौन सी तकनीकी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, ज्योतिष विद्या हमें जो प्राप्त हुई, तो उसके बारे में आप डिटेलिंग यहाँ पे कर सकते हो। इसी तरीके से जो हिंद यवन थे उन्होंने हमसे क्या सीखा है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे द्वारा वहाँ पे प्रदत्त की गई हैं, भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म इत्यादि से जो परिचय उनका हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दोनों के पॉइंट वाइज में लिखना है। इसके बाद जो स्थापत्य कला के में अगर हम देखते हैं तो गांधार कला शैली का यहाँ पर आपको पता चलता है और मथुरा कला में भी इसके कुछ आपको जो प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो स्थापत्य कला में भी आपको यहाँ पर इनकी रुचि इनके तकनीकी जो थी, गांधार जो कला शैली थी वो आपको स्थापत्य में यहाँ पर बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। जो मथुरा कला शैली जो बाद में विकसित होती है उसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर गांधार कला शैली की आपको छाप दिखाई देती है। तो हिंद यवन के बाद अगला जो था वो शक क्षत्रप वंश था। शक देखिए मूलतः सिरदस्या अर्थात जो मध्य एशिया के पास निवास करने वाली एक खानाबदोश
और बर्बर जाति थी। इसका ईरान से होकर भारत में प्रवेश करते हैं और यवन सत्ता के समाप्त होने के बाद ये बड़े भूभाग पर यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। तो हिंद यवन के बाद जो नया यहाँ पर एक विदेशी जो जाति आती है, प्रजाति आती है, वो कौन सी थी? शक यानी क्षत्रप आते हैं और तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी इत्यादि की सीमाओं के अलग अलग भिन्न भिन्न हिस्सों में ये अपनी शाखाएं स्थापित कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए जो मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप है राजूल, जिसका उल्लेख मोरा मथुरा के प्रात ब्राह्मणी में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मथुरा के शकों का जो शासन था वो पूरी पंजाब से मथुरा तक आपको विस्तृत आपको दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर इसके जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। हरिशेन ने एक प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ यहाँ पर उसका स्तंभ पर यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई हरिशेन के द्वारा। गुप्त काल में सारनाथ व मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनाई गईं। तो देखा जाए तो गुप्त काल के सारनाथ की जो स्थिति है, सारनाथ और मथुरा ये दो स्थल हैं जहां पर गुप्त काल में बड़े स्तर पर बुद्ध की जो प्रतिमाओं का यहां पर आपको निर्माण इसमें देखा गया। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो है उसके जो पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जो है राजगद्दी पे बैठते हैं और गुप्त काल को वहां पर कहा जाता है शासनकाल का, गुप्त काल का जो स्वर्ण युग है वो इसी काल को बोला जाता है, समुद्रगुप्त और उसके शासनकाल को। इसके बाद जो एक टॉपिक ध्यान रखिएगा कि गुप्त मुद्राएं एवं पुरातात्विक जो अवशेष हैं वो सबसे ज्यादा किससे कहां से प्राप्त हुए? तो उत्तर प्रदेश और यहाँ मथुरा और उसके आसपास के रीजन से, जिसमें सारनाथ और मथुरा ये दो आपके सर्वश्रेष्ठ बौद्ध प्रतिमाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ में निर्मित ईंट के मंदिर भी आपको दिखाई देते हैं। साथ ही गुप्त शासकों का सामान्य जो विस्तार रहा वो मध्य गंगा के मैदान, प्रयाग और साकेत तक के स्थल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो गुप्त शासन काल में अगर हम देखें तो यहाँ पे समुद्रगुप्त, इनके स्वर्ण युग के काल जिसे कहा जाता है, गुप्त मुद्राओं का बड़े स्तर पे जारी किया गया था और बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण, जो एक और फैक्चुअल है जो सारनाथ और मथुरा में आपको दिखाई देते हैं। ईंट के जो मंदिर के जो साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं वो कहाँ से? तो कानपुर के भीतरगांव से, गाजीपुर के भीतरी से और झांसी के देवगढ़ से ईंट के मंदिर आपको इसमें दिखाई देते हैं। बाकी गुप्त शासनकाल का जो विस्तार आपको देखने को मिला वो मध्य गंगा मैदान से प्रयाग और साकेत तक को आपको इसमें देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल क्या है? गुप्त साम्राज्य के पराभव के पश्चात लगभग 1000 वर्षों तक भारतीय इतिहास विविध रूपों में घटित होता रहा। उसके बाद जब 7वीं सदी तक हम पहुंचते पहुंचते यहाँ पर पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज जो था एक उत्तर भारत का मुख्य नगर बन गया। कौन सा? कन्नौज जो है पाटलिपुत्र का एक मुख्य नगर बनकर उभरा और यहाँ पर तोरमाड़ व मिहिर कुल के नेतृत्व में उत्तरी पश्चिमी चीन के श्वेत हूणों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी को छिन्न भिन्न कर देते हैं। चीनी यात्री इसी दौरान आते हैं। ह्वेनसांग ने कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख किया और उन्होंने कहते हैं कि कन्नौज के मौखरी वंश के ईशान वर्मा ने हूणों को हराकर उत्तर भारत की हूण मुक्त कराया था और मौखरी वंश के ही शासक के कुछ समय के पश्चात कन्नौज पर पुष्यभूति ने अपनी शासन सत्ता की नींव डाल ली। तो इस तरीके से यहाँ पर गुप्त आपका जो शासनकाल है, गुप्तोत्तर शासनकाल में कुछ अलग अलग शासन, मिहिरकुल, तोरमाड़ और मौखरी वंश जैसे चीजें विकसित हुई। आक्रमण यहाँ पर हूणों का होता है और उससे मुक्ति होती है और उसके बाद फिर आगे चलकर यहाँ पर एक नया वंश आपको जन्म लेता है जिसे आप पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। अब पुष्यभूति जो वंश है, पुष्यभूति वंश का सबसे जो प्रतिभाशाली एवं योग्य शासक था वो कौन सा था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 646 ईस्वी तक शासन करते हैं। हर्षवर्धन के समय में ही विदेशी चीनी यात्री जो ह्वेनसांग हैं वो भारत आते हैं और हर्षवर्धन ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। कन्नौज उसी के शासनकाल में काफी समृद्धि को प्राप्त करता है और जो कि यहाँ पर महादेव श्री ने इसका उल्लेख भी यहाँ पर किया है। साथ ही हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का भी आयोजन किया था। तो अलग अलग धर्मों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, वहां पर एक शास्त्रार्थ और चर्चा इत्यादि की गई। कहां कहां बुलाया गया था? कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाएं यहां पर की गई थी। तो यहां पर ये जो आपका पूरा का पूरा क्षेत्र है
ये किसका है? पुष्यभूति राजवंश है। यहाँ पर हर्षवर्धन को आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है वो किसका है? पुष्यभूति आपका राजवंश आपका क्षेत्र इसमें दिखाई देता है, जो कि फैला हुआ है पूरे उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के एरिया के रीजन को यहाँ पर आपको कवर करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगला है यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के मध्य एक त्रिपक्षीय संघर्ष इस काल में आपको देखने को मिलता है। और अंततः गुर्जर जो कि प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर आपको सफल हो जाते हैं। प्रतिहारों के लेकिन के पतन के बाद उत्तर प्रदेश में 2 नए राजवंश आते हैं, महोबा के चंदेल वंश तथा गढ़वाल का यहाँ पर उदय हो जाता है। ग्वालियर से प्राप्त अभिलेखानुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज से चक्रायुध को हराकर उसे अपनी राजधानी यहां पर बना लिया था। राजा भोज के समय में सुलेमान यहां पर भारत आए और वहां पर बाकी प्रक्रियागत स्थितियां आपको देखने को मिली। आगे यहां पर देखिए गढ़वाल वंश है। गढ़वाल वंश यहां पर देखिए तो गुर्जर प्रतिहारों के बाद, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की थी और गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वो जयचंद था। और 1194 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदावर यानी फिरोजाबाद के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को यहाँ पर पराजित कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए तो जयचंद को लेकर एक काफी फेमस स्टोरी है, पृथ्वीराज चौहान को लेकर है, मोहम्मद गोरी हैं और जयचंद है। ऑल इंडिया के लेवल पे एग्जाम पे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी एक कथानक और घटनाक्रम है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम उस घटनाक्रम में नहीं जाना है। हमें एक चीज का हमें ये भी ध्यान रखना है कि मूल रूप से अभी हमें क्या करना है, यूपी से रिलेटेड फैक्ट पर ही बने रहना है, उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्राचीन जो भारत रहा है यूपी का हमने देख लिया है और यहां पर आज के सेशन में हम यहीं तक रखेंगे। बाकी देखिए कल से यहां पर आपका मध्यकालीन आपका इतिहास में शुरू होगा, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि जैसे कि मेंस के कुछ क्वेश्चन हैं, तो मेंस के कुछ क्वेश्चन जो प्राचीन भारत से बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं और उसका क्या यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव होगा वो हम वहां पर देखेंगे। कब? कल से, ठीक है। तो कल आज हमने पहले आपका प्राचीन भारत इतिहास का खत्म कर लिया और फैक्चुअल चीजों को खत्म कर लिया। कल का जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा हम मेंस ओरिएंटेड चीजों को देख लेंगे जो प्राचीन भारत से आपका संबंधित होगा। तो कल कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा, कुछ चीजें मैं नोट डाउन भी आपको करा दूंगा और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में फिर से प्री ओरिएंटेड आ जाएंगे और यहाँ पर मध्यकालीन भारत को हम स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाकी सारे टॉपिक्स को फिर डिस्कस करेंगे। और कॉपी पेन यहाँ पे जरूर ध्यान लेकर बैठेगा, मेंस वाली कॉपी जरूर बना लीजिएगा। मेंस के यूपी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, एक तो आपकी आंसर राइटिंग का थोड़ा प्रैक्टिस होती रहेगी क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये अलग रहती है, ठीक है। यूपी के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यूपीएससी से अलग है, ठीक है। वहाँ पे शब्दों की जो संरचना है वो अलग है और क्वेश्चन का जो लेवल भी है कहीं ना कहीं उतना थोड़ा सा नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन हमें थोड़ा सा हल करना है, समझना है क्या पूछा जा रहा है, उसके अनुरूप ने आपको तैयार भी करते चलना है। और हमने पहले भी कहा था जो टॉपिक आपको पढ़ेंगे हम फैक्चुअल चीजें भी पढ़ेंगे, प्री ओरिएंटेड भी पढ़ते चलेंगे और यूपी फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। इधर उधर नहीं भागना है क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। अगर इधर उधर चीजों को जोड़ने लगेंगे तो बहुत ज्यादा इतिहास है, फिर तो पढ़ने के लिए आपको कई महीने भी कम पड़ेंगे। इसलिए फोकस्ड यूपी रहना है, प्री को पहले हमें देखना है और पर्टिकुलर एक टॉपिक प्री का खत्म हो जाएगा, जैसे प्राचीन भारत अभी हमने खत्म किया, तो फिर हमें मेन से रिलेटेड इसमें क्या क्या हो सकता है उसको डिस्कस कर लेंगे फिर अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। देखिए कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि कल का जो वीडियो था वो पब्लिक किया गया था, सिर्फ पहला वीडियो है, ऐसा नहीं कि सारे पब्लिक किए जाएंगे। कुछ ही वीडियो थे जो कि प्रमोशनल के तौर पे यूपी के जो बच्चे हैं, कई बार होता है कि जानकारी किसको पहुंची किसको नहीं, किसी को देखना है, तो एक दो वीडियो आपको पब्लिक किए जाते हैं, लेकिन आगे के सारे ऐसा होगा सारे वीडियो पब्लिक किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो आपको हमारे साथ ऐप पे जुड़कर आप लाइव हमारे साथ पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए है। तो दूसरी चीज, यहाँ पे जितने बच्चे एडमिशन आपने ले रखी है लाइव की क्लास कीजिए, नहीं तो फिर लिंक भी क्या होता है आपको प्राइवेट कर दी जाती है, फिर आप वो वीडियो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो जितनों भी ने भी लाइव क्लासेस की हैं लाइव रहें और वहीं पर अपनी क्लासेस को साथ साथ पढ़ते चलें, टॉपिक जो भी हैं वो डिस्कस करते चलें और प्री और मेंस दोनों की यहाँ पे तैयारी करते चलें। बाकी की आपको टेंशन मत लीजिए, फ्री सब कुछ नहीं है, पेड है तो पेड ही रहेगा। बाकी कुछ प्रमोशनल इवेंट्स के तौर पे हम कुछ वीडियोस यहाँ पर डालते हैं जो, लेकिन पूरी की सीरीज यहाँ पर आपको नहीं डाली जाएगी। कल, हाँ कल की क्लास, अच्छा हुआ पूछ लिया।
देखिए कल की क्लास नहीं चलेगी, हमने बात की है कि मंडे से फ्राइडे 5 दिन हमारी क्लासेस चलेंगी। तो अगली जो क्लास होगी हम मंडे को मिलेंगे, है ना? मंडे को मिलेंगे तो हम पहले मेंस का पढ़ेंगे और मंडे टू फ्राइडे 12 से 1 के बीच ही आपके यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चलेंगी। अब आपके पास सैटरडे संडे का जो टाइम मिल रहा है, सैटरडे संडे को अपने लिए रिवीजन के लिए जो भी आपने इस वीक जितना भी पढ़ेंगे, जैसे आपने जितना यूपी का पढ़ लिया है या जितना इकोनॉमी में अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इकोनॉमी का जितना पढ़ लिया है, तो सैटरडे संडे बैठिए और उतना पूरा रिवीजन कर लीजिए 2 दिन मिलके। और फिर ताकि जब मंडे से हम बैठे तो मेरा पिछले वीक का जितना था वो पूरा पढ़ लिया गया हो और रिवीजन कर लिया गया हो। इससे हमारी रिवीजन भी अच्छे से होती रहेगी, पढ़ा भी हुआ, एक बार मेरे साथ पढ़ लिया है और वीक में आपको अपने स्तर पे आपने जल्दी से रिवीजन कर लिया। रिवीजन बहुत जरूरी है, 2 3 4 बार जितना भी है। डेली बेसिस कुछ होता है सर डेली कर लेते हैं तो भी करना है वीकेंड में। अगर आप डेली भी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया उसके बाद आप शाम को फिर से बैठ के कर लेते हैं, तो ये सोचिए कि सैटरडे संडे नहीं करेंगे, तो नहीं, सैटरडे संडे फिर से पूरा पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है वीकेंड में, सैटरडे संडे बैठ के फिर से पूरे का पूरा एक बार रिवीजन कर लेना है और मंडे से फिर से रिफ्रेश आपका रिवीजन स्टार्ट करना है। लाइव में देखिए नोट्स आपको जो मेंस वाले होंगे वो आपको बनाने हैं, प्री वाले की टेंशन नहीं है। प्री वाली तो चीज़ें आपको वैसे भी इसमें दिख रही हैं, उसमें क्या नोट्स बनाना है, फैक्ट चीज़ें ही हैं, बहुत ऐसा नहीं, बहुत विस्तार से, बहुत सीधा सीधा जो फैक्ट है, जो मूल पॉइंट्स हैं वही लिखे हुए हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है वही लिखा हुआ है, तो हमें उतना ही फोकस करना है, बाकी टेंशन मत लीजिए। साथ बने रहिए, डेली स्टडी करिए, जो चीज़ें हैं वहाँ मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइव क्लासेस डेली करनी है और रिविजन करते रहना। तो ठीक है, कल मैं फिर आपको मंडे को मिलता हूँ सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच।